हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्स विद चिन्मय सर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक का, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये टॉपिक कंफ्यूजिंग भी लगता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अप्रोचेस जो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के उसमें दिक्कत आती है। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत आसान तरीके से आप कैसे पढ़ सकते हो, और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो मैंने लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। उस लिंक पे क्लिक करके आपको जो डेली PDF है वीडियो लेक्चर्स के वो मिलते जाएंगे उस ग्रुप पे। और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेरी है तो डेफिनेटली आप दिए गए नंबर पे जान सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखो, आपने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे तो स्कूल कॉलेज में बहुत बार पढ़ा होगा, ओके। और हम लोगों को स्कूल और कॉलेज में यूजुअली जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे सिखाया जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो देखो, जो फॉर्मूला का मेथड है उससे आपका आंसर तो आ जाता है, बिकॉज हम लोग स्कूल में कॉलेज में इसी मेथड से करते थे और स्टेप बाय स्टेप जो है वो आंसर लेके आते थे। लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या है? इसमें लिमिटेशन ये है कि एक बात तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ता है ना। और जहाँ पे भी याद करने की बात आती है वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो भी हम लोगों को याद रखनी पड़ती है। तो एडिशनल अगर चीज़ कोई याद रखने की बात आए तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा वो चैलेंज रहता है। तो फॉर्मूला के केस में ये एक लिमिटेशन होता है कि हम लोगों को पहले तो फॉर्मूला को याद रखना पड़ता है। ठीक है, दूसरा लिमिटेशन ये होता है कि जब फॉर्मूला में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज़ करते हैं तो कैलकुलेशन बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इतना कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें हम लोगों को टाइम का लिमिट होता है। हम लोगों को कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो जो फॉर्मूला का अप्रोच है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता, इसीलिए हम लोगों को फॉर्मूले के अलावा जो भी बाकी के अप्रोचेस है उसको सीखना पड़ता है और उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको वही प्रोवाइड करूंगा जो बेसिकली रिक्वायर्ड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला लिख दिए है, उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि विदाउट फॉर्मूला आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि PRT अपॉन 100 ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। स्कूल लेवल में भी आपने बहुत बार देखा होगा ये फॉर्मूला, और आपको ये जो 3 अलग अलग वेरिएबल्स है इसकी भी मतलब जो है वो समझ में आए होंगे। P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T फॉर द टाइम पीरियड, राइट। मतलब अगर मुझे ये तीनों चीज़ें दी जाए कि प्रिंसिपल कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कितना ऑफर कर रहा है और कितने टाइम के लिए मैं वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ओके, और जैसे ही मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता चलेगा मैं अमाउंट भी बता सकता हूँ, बिकॉज अमाउंट इज़ नथिंग बट द समेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। जब मैं प्रिंसिपल को और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देता हूँ तो मुझे अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए भी ठीक उसी तरीके से ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको 2 स्टेप में उस फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ता है। आपको फॉर्मूला के पहले स्टेप में अमाउंट मिलेगा, और अमाउंट के लिए ये फॉर्मूला है, ओके, प्रिंसिपल 1 + R अपॉन 100 रेज़ टू n। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 3 वेरिएबल्स है, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड n फॉर द टाइम पीरियड। ओके, और इस तरीके से आपको अमाउंट मिलेगा। और फिर आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस लेना पड़ेगा प्रिंसिपल और अमाउंट का, तब जाके आपको आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये यूजुअल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड जिससे आप सॉल्व करते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कैलकुलेट करना है फॉर्मूला के मेथड से, तो आप देख सकते हो कि अगर 5000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, तो आप डायरेक्टली ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो फॉर्मूला में और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन इस वीडियो में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये सीखना है कि विदाउट फॉर्मूला हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि विदाउट फॉर्मूला किस तरीके से करना है।
तो उसको जानने से पहले हम लोग जो कॉन्सेप्ट है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का वो पहले जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जब लगता है तो किस तरीके से वो कैलकुलेट होता है, और जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसी में कन्फ्यूजन होता है, तो इसी कन्फ्यूजन को पहले क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स से कि कोई एक कस्टमर है जिसके पास 5,000 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए। वो एक बैंक के पास जाता है और वो बैंक जो है उसको रेडी है 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए। और आपको पता होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग हमेशा 10% पर एनम मतलब हर साल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और वो बैंक उसको कहती है कि अगर आप हमारे बैंक में 3 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हो तो हम आपको तीनों साल के लिए 10% का रेट प्रोवाइड करेंगे। ओके, मतलब हर साल 10%। ओके, और वो रेट आपको प्रिंसिपल पे ही मिलेगा, राइट। तो कस्टमर ने बोला कि क्या आपकी बैंक कोई ऐसी स्पेसिफिक स्कीम ऑफ़र करती है। तो बैंक ने बोला कि हम लोग 2 तरीके की स्कीम ऑफ़र करते हैं, एक है सिंपल इंटरेस्ट की स्कीम और दूसरी है कंपाउंड इंटरेस्ट की स्कीम। ओके, तो कस्टमर ने बोला कि एक्सप्लेन करो मुझे कि सिंपल इंटरेस्ट के स्कीम में मुझे क्या मिलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट के स्कीम में क्या मिलेगा। तो वही समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में उसको किस तरीके से इंटरेस्ट मिलेगा कस्टमर को। देखो कस्टमर ने इन्वेस्टमेंट कितना किया 5,000 रुपीज़ का। तो बैंक ने कहा कि जब आप सिंपल इंटरेस्ट के स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पहले ईयर में जो आपका प्रिंसिपल है, जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा उसका आपको 10% हम लोग देंगे रिटर्न में 1 साल होने के बाद। तो अगर उसने 1 साल के लिए 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो बैंक ने कहा कि 5,000 का 10% हम लोग आपको 1 साल होने के बाद वापस दे देंगे, राइट। तो 5,000 का 10% कितना होता है 500। तो पहले साल में उसको देखो 500 रुपये एज ए इंटरेस्ट मिल गए, ठीक है। उसने बोला कि मुझे 2 साल के लिए रखने हैं, तो बैंक ने बोला कि अगर आप दूसरे साल के लिए भी रखते हो तो दूसरे साल के लिए भी आपको सेम जो आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है 5,000 रुपया, उस पर ही आपको 10% का रेट मिलेगा। तो अगेन आपको दूसरे साल के लिए भी 500 रुपये मिलेंगे, फिर तीसरे साल के लिए भी सेम, और इस तरीके से चलता जाएगा जितने साल के लिए उसको इन्वेस्ट करना है। ओके, क्योंकि बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी इस केस में चेंज नहीं कर रही है, वो ये कह रही है कि आप कितने भी साल इन्वेस्ट करो हम लोग आपको हर साल 10% का ही रेट देंगे। और वो रेट हमेशा आपको याद रखना है सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होगा। जितना भी प्रिंसिपल उसने इन्वेस्ट किया होगा उसी प्रिंसिपल पे हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हो कि मैंने जो सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट है वो ग्रीन कलर में डिनोट किया है। फर्स्ट ईयर के लिए 500, सेकेंड ईयर के लिए भी सेम और थर्ड ईयर के लिए भी सेम। तो अगर मैं आपको पूछूंगा कि बताओ मुझे कि 3 साल बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिला सिंपल इंटरेस्ट के केस में, तो आप बोलोगे ये ग्रीन वाला पार्ट ऐड करके 1,500 रुपये, क्योंकि 3 साल के बाद आप देख सकते हो उसको हर साल 500 मतलब 1,500 रुपये का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, राइट। ये तो हम लोगों ने टेबल में ड्रॉ करके कैलकुलेट किया। अगर आपको ओरली बताना है तो भी आप बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि रेट कितना है 10%, और 3 साल के लिए जो रेट है वो हर साल के लिए सेम है। इसका मतलब 3 साल के लिए टोटल रेट कितना होगा 30%। 1 साल के लिए 10, दूसरे और तीसरे साल के लिए भी 10-10, मतलब टोटल रेट कितना हुआ 30%। तो मैं क्या करूँगा प्रिंसिपल का डायरेक्टली 30% ले लूँगा, दैट इज़ 5,000 का 30%। और अब खुद सोचो ओरली कैलकुलेट करके 5,000 का 30% कितना होता है। 5,000 का 30% अगेन 1,500 ही होता है, दैट इज़ 1,500। ओके, तो आपको अभी समझ में आया होगा कि चाहे आप टेबल से लिख के ड्रॉ करो। टेबल से मैंने इसलिए आपको बताया कि आप पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो आपको एटलीस्ट समझ में आए कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे लगता है। ओके, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप टेबल से याद रख सकते हो, लेकिन जब आपको एग्जाम में आएगा तो आप इस तरीके से ओरली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम पीरियड दिया है, तो आपस में उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वो कंप्लीट रेट आ जाएगा जितने भी ईयर दिए होंगे उसके लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा होगा कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है। अभी आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, राइट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट को एक और नाम है दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, और उसको इंटरेस्ट और इंटरेस्ट क्यों कहते हैं इसको पहले हम लोग समझते हैं। ओके, तो देखो वो जो कस्टमर था उसने अभी बैंक को बोला कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो स्कीम है वो एक्सप्लेन करो। तो समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगता है। ओके, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट आया था, जैसे अगर आप देखो ये जो सेकेंड ईयर है उसके लिए अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मुझे पहले ईयर में जो इंटरेस्ट आया था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा।
ओके, मतलब आपको ये याद रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा मुझे जो प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट आया था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। ओके, और जो नॉर्मल हम लोगों को एसआई के केस में जैसा इंटरेस्ट मिला था वैसा तो सीआई में मिलता ही है, लेकिन उसके एडिशन में मुझे प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसको समझते हैं। जब पहले साल की बात आएगी तो आप देख सकते हो पहले साल के लिए कोई भी प्रीवियस ईयर तो है ही नहीं, बिकॉज़ ये अभी उसका पहला ही साल है इन्वेस्टमेंट का। तो जाहिर सी बात है कि मैं प्रीवियस ईयर के इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट नहीं दे सकता, क्योंकि वो पहली बार इन्वेस्ट कर रहा है पहले साल में, राइट। तो पहले साल में उसका जो सीआई होगा ना वो उसके एसआई के इक्वल होगा, बिकॉज एसआई में भी उसको 500 रुपये मिल रहे थे और सीआई में भी उसको 500 रुपये ही मिलेंगे। एडिशनल इंटरेस्ट उसको नहीं मिलेगा। एडिशनल इंटरेस्ट उसको मिलना कब स्टार्ट होगा? सेकेंड ईयर से, क्योंकि जब वो सेकेंड ईयर में जाएगा तभी तो उसका प्रीवियस ईयर फर्स्ट ईयर होगा, राइट। तो फर्स्ट ईयर में आपको याद रखना है एसआई और सीआई हमेशा क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं सेकेंड ईयर की। जब वो सेकेंड ईयर में आएगा ना तो उसको 500 रुपये तो मिलेंगे ही, बिकॉज 500 रुपये तो 5000 का 10% है, उतना तो उसको मिलना ही है, क्योंकि एसआई में भी उसको 5000 का 10% मिला था, तो सीआई में भी उसको 5000 का 10% तो मिलेगा ही। लेकिन इसमें उसको एडिशनल क्या होगा? जो प्रीवियस ईयर का उसका ये इंटरेस्ट मिला था उसको 500, इसका भी 10% मिलेगा। तो 500 का 10% कितना हुआ? 50। तो ये 50 उसको मिल जाएगा सेकेंड ईयर में एज ए एडिशनल इंटरेस्ट। और यहाँ पे आपको देखो डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने जब एसआई पढ़ा था तो एसआई में हम लोगों ने देखा कि 500 रुपये मिले थे उसको सिर्फ, लेकिन सीआई में आपने देखा 50 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल गए, राइट। तो अगर कोई आदमी सीआई के स्कीम में इन्वेस्ट करता है तो उसको जाहिर सी बात है ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा रिटर्न में, है ना। और उसी तरीके से अगर आप थर्ड ईयर का देखोगे तो थर्ड ईयर के लिए भी आप देख सकते हो कि 500 रुपये तो उसको मिलेंगे ही, बिकॉज 5000 का 10% है। एसआई में भी मिले थे तो सीआई में भी उसको 500 रुपये तो मिलेंगे ही, लेकिन जो प्रीवियस ईयर्स है, अभी आप देखो कि प्रीवियस ईयर तो दोनों है, फर्स्ट ईयर भी प्रीवियस ईयर है, सेकेंड ईयर भी प्रीवियस ईयर है। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ईयर में उसको जितने भी इंटरेस्ट मिले थे सब इंटरेस्ट पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि ये जो 500 है इसके ऊपर देखो 50 मिल गया ये वाला, ओके। ये जो 500 है इसके ऊपर भी देखो 50 मिल रहा है, और ये जो 50 लिखा हुआ है इसके ऊपर देखो अगेन 10% 5 मिल रहा है। तो तीसरे साल में उसको इतना इंटरेस्ट मिलेगा एडिशनल में, ओके। तो और इस तरीके से ये चलता जाएगा जितने भी साल के लिए आपको बोला है। इस एग्जाम्पल में 3 साल तक है तो हम लोगों ने 3 साल तक देखा, ओके। तो आई होप कि अभी आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है ये एटलीस्ट समझा होगा विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, है ना। अभी तक तो आपने यूजुअली फॉर्मूला से ही सीखा होगा, लेकिन इस अप्रोच से आप विदाउट फॉर्मूला सीख सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का वो क्लियर है, ओके। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप इस कलर कॉम्बिनेशंस को याद रखोगे तो आप आराम से बता सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। यूजुअली एग्जाम में 4 चीज़ें आपको पूछने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। या तो एग्जाम में आपको पूछेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ, या तो पूछेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, या तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया है और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। और चौथी चीज़ आपको पूछ सकते हैं कि अमाउंट बताओ। अमाउंट मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रिंसिपल में जब आप इंटरेस्ट को ऐड करते हो, राइट। तो देखो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का तो आपको बता ही दिया, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको ऐड करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने दोनों कलर्स लिखे हैं, ग्रीन भी और रेड भी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर कितने हैं, ये सारे के सारे ग्रीन और रेड कलर है। तो अगर मुझे सीआई निकालना है 3 साल का तो मुझे क्या करना होगा? इन सब को ऐड करना होगा। ये जो पहले लाइन में 500 है ग्रीन वाले वो भी, और रेड में मैंने जितने भी लिखे हैं वो भी, ये सब मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो आप देख सकते हो कि अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो मैंने सिर्फ रेड कलर यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो कि ये जो रेड वाला पार्ट है उसको ही मुझे सिर्फ लेना पड़ेगा एज ए डिफरेंस बिटवीन द एस आई एंड सी आई, ओके। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा और किस तरीके से क्या क्या आपको एज्यूम करना है वो भी समझा होगा, ओके। तो बस आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये अगर आप याद रखोगे तो आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से इस पर्टिकुलर मेथड से कर सकते हो, ओके। तो ये तो होगी एक हमारी मेथड की बात, ठीक है। और एक मेथड अभी मैं आपको बताऊंगा जिसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव रेट का मेथड, ओके। जैसे मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट बताया कि ओरली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट।
जैसे मैंने आपको बताया कि 5,000 अगर 10% आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है एसआई के केस में, क्योंकि मैंने बताया कि आप 5,000 का डायरेक्टली 30% ले सकते हो। ओके, लेकिन क्या हम लोग सीआई के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्ट ओरल? यस, डेफिनेटली हम लोग सीआई के लिए भी कर सकते हैं, बट हम लोग इस पर्टिकुलर अप्रोच से नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को टेबल ड्रॉ करना पड़ रहा है सीआई के लिए। एसआई के लिए तो ओरली कर सकते हैं। ओके, तो सीआई के लिए ओरली कैसे करना है, इसका मैं आपको अभी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, और उसी को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव रेट का अप्रोच। ठीक है, तो वो देखते हैं हम लोग कि इफेक्टिव रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। ओके, देखो इफेक्टिव रेट जब हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है ना, तो हम लोगों को ये रिलेशन जो है वो याद रखना पड़ता है, दैट इज x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। इसमें x और y क्या है, x और y जो है वो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। तो हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो मैंने आपको कहा कि पहले ईयर में मुझे 10% का रेट लग रहा है अगर एक प्रिंसिपल को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और दूसरे साल में भी मुझे वो जो पर्टिकुलर स्कीम है वो 10% का ही इंटरेस्ट दे रही है। ओके, अगर आपको मैं पूछता कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ दोनों साल का, तो आप बोल देते कि 20% है, क्योंकि दोनों साल में सेम है 10 और 10। लेकिन अगर मैं आपको पूछता कि 2 साल का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ परसेंटेज के टर्म्स में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के टर्म्स में, तो आप 20% नहीं बोल सकते। क्यों? बिकॉज दूसरे साल में मुझे प्रीवियस साल के जो रेट है उस पर भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो ऐसे कैलकुलेशंस हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर रिलेशन से करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास x भी 10 है और y भी 10 है, क्योंकि पहले साल के लिए भी 10% रेट है, दूसरे साल के लिए भी सेम रेट है 10%। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 10% वैल्यू है वो डायरेक्टली यहाँ पे रख दूंगा। ओके, तो देखो कितना आएगा, 10 प्लस 10 प्लस x इंटू वाई, मतलब 10 इंटू 10 100, 100 अपॉन 100 1। तो आप देख सकते हो इस केस में मेरा रेट कितना आ रहा है, 21%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझा होगा कि डिफरेंस कहाँ पे आया। जब एसआई में हम लोगों ने देखा था 2 साल 20% आया था, सीआई में कितना आया, 21%। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव रेट का, आप 2 साल के लिए बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देखो मैंने टेबल भी आपको बना के दिया हुआ है कि ये जो स्टैंडर्ड रेट्स है, जो बहुत मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं कि 5% रेट है, 10% रेट है, तो उसके 2 साल के हिसाब से सीआई का रेट कितना होगा, ये टेबल मैंने आपको बना के दिया हुआ है। ओके, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की एक लिमिटेशन है, दैट इज़ कि अगर 2 साल से ज़्यादा टाइम आपको आएगा एग्ज़ाम में, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको 3 साल के भी रेट्स लिख के दिए हैं, लेकिन आप देख सकते हो वो रेट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, और ऐसे रेट्स लेके जब आप कैलकुलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कैलकुलेशन में टाइम लगे। तो जब आप इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो ना, तो कोशिश करना कि जहाँ पे भी आपको 2 ईयर, यहाँ पे 2 ईयर्स जहाँ पे आपको क्वेश्चन में मिलेगा, वहाँ पे आप डेफिनेटली इफेक्टिव रेट को यूज़ करने की कोशिश करना, बहुत जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आप खुद ही मुझे बताना कि अगर मैं 20% और 20% इस तरीके के 2 रेट्स अगर लेता हूं और पूछता हूं कि इसका इफेक्टिव रेट क्या होगा, तो मुझे बताओ कितना होगा। वैसे तो मैंने टेबल में लिखा है, लेकिन आप खुद से कैलकुलेट करके एक बार इस फॉर्मूला से देख लेना। तो देखो सिंपल है, 20 + 20 40, और फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 20 तो 400 होगा, लेकिन 400 को 100 से डिवाइड भी करना है, तो 40 + 4 होगा, तो दैट इज़ 44%। वही हम लोगों ने टेबल में लिखा हुआ है, दैट इज़ 44%। ठीक है, तो आई होप कि आपको इफेक्टिव रेट जो है वो समझा होगा किस तरीके से लेना है। अभी देखो आप पूछोगे कि सर हम लोग तो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रिंसिपल पे लेना है ना। जैसे कि अगर मैंने प्रीवियस एग्जांपल आपको बताया 5,000 था और रेट 10% लेते हैं, और इस बार टाइम जो है वो 2 साल ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल मैंने लिया है 5,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिया 10%, और मैंने बोला 2 साल के लिए मुझे कैलकुलेट करना है सीआई। तो आप बताओ कि इफेक्टिव रेट के कॉन्सेप्ट से कितना होगा, तो आप ओरली बता दोगे। क्यों? बिकॉज आपको पता है 10% के 2 साल के हिसाब से रेट कितना होता है, 21% सीआई के केस में। तो आपको क्या करना है, 5,000 का सीधा 21% लेना है, और 5,000 का 21% लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज परसेंटेज से आपके ये 2 0 कट हो जाएंगे, और 21 का 5 गुना तो आपको आता ही है 105, और 1 0 वैसे का वैसा लग जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1050, है ना। तो आप देख सकते हो ओरली आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको इफेक्टिव रेट का अप्रोच पता है तो।
ठीक है। SI तो वैसे भी आप ओरली आराम से कर सकते हो, लेकिन CI भी अगर आपको ओरली करना है तो यू कैन गो फॉर द इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप कि इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ओके, इसमें और एक छोटा सा टाइप है कि अगर मुझे डिफरेंस निकालना है बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग द इफेक्टिव रेट, बिकॉज मैंने आपको डिफरेंस इस मेथड से तो बता दिया था कि रेड वाला पार्ट है जो आप डिफरेंस के लिए लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको इफेक्टिव रेट से ही डिफरेंस निकालना है तो फिर भी आप उसको कर सकते हो। उसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो लेट्स से कि यहाँ पे मुझे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि प्रिंसिपल है 6000, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक जो है वो ऑफर कर रही है 20%, और टाइम जो दिया हुआ है वो है 2 ईयर्स। और मुझे बोला है कि मुझे इसमें SI या CI नहीं निकालना, मुझे ये निकालना है कि SI और CI के बीच का डिफरेंस क्या होगा। ओके, अभी देखो जिन स्टूडेंट्स को ये अप्रोच पता नहीं होगा वो लोग क्या करेंगे, वो पहले 6000 का 20% के हिसाब से 2 साल के लिए SI निकालेंगे, फिर वो CI भी निकालेंगे और फिर वो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ओके, लेकिन ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हम लोग इतने सारे स्टेप्स तो नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, रेट का ही डिफरेंस ले लेंगे। जैसे कि अगर मुझे रेट बोला है 20% है और टाइम बोला है 2 साल है, तो क्या मैं SI डायरेक्टली निकाल सकता हूँ? येस, बिकॉज मैंने SI कहा है कि हर साल सेम लगता है। तो अगर 2 साल के लिए लग रहा है तो आप देख सकते हो 40% लगेगा, राइट। और CI मैंने अभी आपको बताया कि इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करना है। 20% के लिए आप वो फॉर्मूला में अगर डालोगे तो डायरेक्टली आपको 44% वैल्यू मिलेगा। तो CI जो आएगा वो क्या आएगा आपका 44%, राइट। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि डिफरेंस कितना है 40 और 44 में, 4% का डिफरेंस है ना। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली जो आपका प्रिंसिपल है 6000 उसी का 4% ले लोगे और वही आपका क्या होगा डिफरेंस। तो अगर 6000 का मैं 4% लेता हूँ तो आप खुद सोचो कितना होगा। 6 और 4 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, है ना। और परसेंट की वजह से 2 ज़ीरो आप कट कर सकते हो तो एक ही ज़ीरो बचेगा। तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आएगा 240। ओके, तो 240 विल बी द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI इन दिस एग्जाम्पल, राइट। तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझा होगा किस तरीके से निकालना है। इसमें आपको करना कुछ नहीं, जो रेट होता है ना, रेट का ही पहले डिफरेंस निकाल लो और उसके बाद जो भी आपका डिफरेंस आएगा उतना परसेंटेज आपको सीधा प्रिंसिपल का निकालना है और वही आपका डिफरेंस हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। फिर आपको वो जो टेबल वाला मेथड मैंने आपको बताया वो आपको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर 3 साल के लिए आया तो जाहिर सी बात है कि फिर आप टेबल बना के कर लो, लेकिन एटलीस्ट 2 साल के लिए आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे भी एक वीडियो आगे बनाऊंगा, तो उससे आपको आइडिया आएगा कि जो क्वेश्चन है उसमें जो नंबर ऑफ़ ईयर्स है वो कब तक लिमिटेड रहते हैं। वो यूजुअली 3 साल तक ही लिमिटेड रहते हैं, उससे ज़्यादा साल आपको नहीं पूछते, है ना। तो अगर 2 साल के लिए पूछा है तो डायरेक्टली आप विदाउट एनी डाउट इफेक्टिव रेट के कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा इफेक्टिव रेट वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग हाफ ईयरली एंड ईयरली, ठीक है, मतलब हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। इसमें देखो क्या होता है कि कभी कभी आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पूरे साल के लिए निकालने नहीं बोलते वो लोग, वो बोलते हैं कि हम लोगों को सिर्फ 6 महीने के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, या एक क्वार्टर के हिसाब से, मतलब 3 मंथ्स के हिसाब से मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ऐसा भी बोला जाता है। तो तब हम लोगों को किस चीज़ों को ध्यान में रखना है और कौन सी चीज़ें चेंज करनी है, ये सिर्फ आप देख लो, ठीक है। पहले हम लोग हाफ ईयरली का देखते हैं एग्जाम्पल। प्रिंसिपल मैंने लिया है 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स से है 20% एंड टाइम लेट्स से है 1 ईयर, ओके। लेकिन उन्होंने बोला है कि अभी इस बार मुझे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एनुअली कैलकुलेट नहीं करना, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, मतलब 6 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा, ओके। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको 2 चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है। एक तो आपको रेट चेंज करना है और टाइम चेंज करना है। रेट कैसे चेंज करोगे, देखो आपको पता है कि जो रेट होता है वो पूरे 1 साल का होता है। तो अगर 20% 1 साल में मिल रहा है तो मुझे बताओ 6 महीने का कितना होगा, आधा रेट होगा। तो इसीलिए इस केस में मुझे रेट कितना लेना पड़ेगा, 10% लेना पड़ेगा, ओके। और टाइम आप देख सकते हो कि 1 साल है, लेकिन 1 साल में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, मतलब 6 मंथ्स कितनी बार आएंगे 1 साल में, 2 बार आएंगे। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे टाइम कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा,
ओके। और अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10% है और इसको जो ये जो 2 है टाइम, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से निकाल लेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 10% को अगर आप 2 साल के लिए कंपाउंडेड करोगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, 21%, है ना। तो आप क्या करोगे, 6,000 का डायरेक्टली 21% ले लोगे एंड दैट विल बी द आंसर। ओके, अगर आप 21 इंटू 6 करोगे तो कितना होगा, 126, और 1 0 लगेगा, 2 0 परसेंटेज से कट हो जाएंगे। तो इस केस में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, किस केस में, हाफ ईयरली के केस में, दैट इज 1260। ओके, आई होप कि हाफ ईयरली के केस में आपको समझा होगा क्या करना है। कुछ नहीं करना, रेट चेंज करना है और टाइम चेंज करना है, और कैसे चेंज करना है अभी मैंने आपको बता दिया। ओके, ठीक उसी तरीके से आपको क्वार्टरली के लिए भी करना है, बट आपको क्वार्टरली के लिए याद रखना है कि 6 मंथ्स के हिसाब से हम लोग नहीं लेंगे, 3 मंथ्स के हिसाब से लेंगे, बिकॉज क्वार्टर जो है वो एक साल को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में, राइट। तो 3 3 3 3 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड होगा। ओके, तो उसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल तो सेम ही लिया है, प्रिंसिपल इज 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, बस टाइम थोड़ा सा अलग ले लिया है। लेट्स से कि मैंने सिर्फ 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है। ओके, अभी आप खुद सोचो, अगर मैंने 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली नहीं क्वार्टरली लेना है, राइट, तो यहाँ पे मुझे 6 मंथ्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पार्ट्स में, बिकॉज क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ्स, तो 6 मंथ्स मतलब 3 मंथ्स के मुझे 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे टाइम मुझे लेना पड़ेगा 2 क्वार्टर्स, और देखो रेट कितने में आप डिवाइड करोगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5% गलती से लिखा हुआ है, 5% नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि नहीं 5% ही आना चाहिए, बिकॉज क्वार्टरली है तो जाहिर सी बात है कि आपको उसका 1/4 करना पड़ेगा, बिकॉज क्वार्टर का मतलब होता है हम लोग क्या करते हैं, उसको 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, और हमारा जो एक्चुअल रेट होता है वो क्या होता है, एक्चुअल रेट ईयरली कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो 20% को अगर आप क्या करोगे, 4 इक्वल पार्ट्स में काटोगे तो एक पार्ट का तो कितना आएगा, 5%, तो रेट आपको 5% लेना है। ठीक है, तो रेट 5% आएगा, टाइम आपका 2 क्वार्टर्स आएगा, इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, और फिर आप आराम से 5% के लिए 2 साल के हिसाब से CI निकाल सकते हो। जो मैंने आपको इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट बताया, दैट इज़ 10.25% होगा अगर आप टेबल में देखोगे, और 6,000 का आप 10.25% लेके आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बिल्कुल समझा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका और एक कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी आते हैं और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज़ ट्री मेथड। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको मैंने सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट बताया टेबल बना के, वो कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली सिमिलर है, राइट। ट्री मेथड में हम लोग क्या करते हैं, देखो ये ट्री मेथड है 3 साल का। ओके, ट्री मेथड में हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल लिखते हैं ऊपर यहाँ पे, राइट, और जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इन बॉक्सेस में। ठीक है, और देखो ये जो ग्रीन वाले बॉक्सेस है वो SI के लिए है, जैसे हम लोगों ने टेबल में भी बनाया था। ओके, और अगर मैं ये सारे के सारे बॉक्सेस को ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा CI 3 साल के लिए, और सिर्फ रेड बॉक्सेस को लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI। बस इतनी सी बात है। ओके, और यही चीज़ें इसको हम लोगों ने मैथमेटिकली यहाँ पे लिख दिया है नीचे। ठीक है, तो अगर आपको 2 साल के लिए SI कैलकुलेट करना है तो आप कौन से बॉक्सेस लोगे बताओ, ये वाले 2 बॉक्सेस लोगे, राइट, दैट इज़ 2A, तो बस वही लिखा हुआ है। ओके, अगर मुझे CI लेना है 2 साल का, तो आप बताओ कि CI 2 साल का मैं क्या लूँगा। देखो 2 साल के लिए ये पूरा आएगा CI, है ना, तो इसका देखो क्या है 2A + B, बस वही लिखा हुआ है 2A + B। और मुझे बताओ डिफरेंस कितना आएगा 2 साल का, देखो डिफरेंस तो यही आएगा, सिर्फ ये बॉक्स, क्योंकि ये मेरा SI था और ये पूरा CI था, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला बचेगा, तो देखो सिर्फ B बचा हुआ है और वही हम लोगों ने लिखा है। तो 2 साल के लिए इस तरीके से होगा। ओके, अभी बात करते हैं 3 साल की। 3 साल के लिए भी देखो मैंने बोला था कि SI जो है वो ये सारे के सारे ग्रीन बॉक्सेस है 3 साल के लिए, तो 3A होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूरा है 3 साल के लिए, तो आपको 3A भी लेना पड़ेगा, 3B भी लेना पड़ेगा और C भी लेना पड़ेगा। और डिफरेंस की बात करोगे तो सिर्फ इतना आएगा, ये वाला पार्ट, दैट इज़ 3B + C, दैट विल बी द डिफरेंस। ठीक है,
तो ये बस आपको याद रखना है ट्री मेथड। इसको यूज़ कैसे करना है अभी मैं आपको आगे जो क्वेश्चंस एग्जांपल्स के ज़रिए एक्सप्लेन करूँगा उसमें हम लोग क्लियर करेंगे कि ट्री मेथड को एक्चुअल में यूज़ कैसे किया जाता है। ओके, दो अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स लेके मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्री मेथड को इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो आपको मैंने जो अप्रोचेस बताए पहले इफेक्टिव रेट का या टेबल का, वो भी अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो। एक क्वेश्चन को आप मल्टीपल अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको 3 बेस्ट अप्रोचेस बताए हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस ट्री मेथड को क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है इसको समझते हैं। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दी गई है। आपको प्रिंसिपल भी दिया है, रेट भी दिया है, और आपको टाइम भी दिया है, और आपको CI कैलकुलेट करना है। ओके, बट इसको मैं आपको ट्री मेथड से समझाऊंगा क्योंकि जो नॉर्मल मेथड है उससे भी आप कर सकते हो, टेबल वाला इफेक्टिव रेट से भी इसको कर सकते हो, और ट्री मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको ट्री मेथड से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे ट्री मेथड, इसका जो ट्री डायग्राम है इसका इस तरीके से बनेगा। ऊपर मैंने कहा कि प्रिंसिपल लिखना है, तो दैट विल बी द 12,000। ओके, अभी आप बताओ 12,000 का 9% कितना होता है? 1080, राइट। और यहाँ पे भी हम लोग वही लिखते थे, यहाँ पे ए था तो यहाँ पे भी ए ही था, तो फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे 1080 है तो यहाँ पे भी 1080 ही आएगा। ओके, और इसका हम लोग क्या करते थे, अगेन 9% लेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी 9% लिया तो यहाँ पे भी इसका भी 9% लेंगे। तो अगर 1080 का 9% लेंगे तो ये वाला आएगा 97.20। और मैंने हमेशा कहा आपको अभी ट्री डायग्राम में कि अगर मुझे CI कैलकुलेट करना है 2 साल का, तो मुझे ये 2 साल के और पहले साल के ये जो बॉक्सेस है सारे ऐड करने पड़ेंगे। तो यही देखो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है 1080 प्लस 1080 प्लस ये वाला वैल्यू 97.2, और ये सब मिला के आपका आंसर आ जाएगा 2257.2। और यही आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है, दैट इज़ बी ऑप्शन, वो आप आराम से मार्क कर सकते हो और वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि अभी आपको समझा होगा क्वेश्चन में यूज़ कैसे करना है ट्री मेथड को। ओके, अभी ये तो सिंपल एग्जांपल हो गया क्योंकि प्रिंसिपल दिया हुआ था और आपने आराम से कर लिया। अभी आपके माइंड में ये भी डाउट आया होगा कि सर अगर प्रिंसिपल नहीं दिया है और सिर्फ रेट दिया है और टाइम दिया है तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए भी एग्जाम्पल है, वो करके देखते हैं। और जब प्रिंसिपल नहीं दिया हो तब हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ट्री डायग्राम को, वो समझते हैं। ओके, देखो इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन द SI एंड CI फॉर द 2 years एट 5% ऑफ रेट इज़ 100, डिफरेंस दिया हुआ है और आपको निकालना है प्रिंसिपल। ठीक है, तो बिल्कुल ये उसी टाइप का है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जब आपके पास प्रिंसिपल ही नहीं रहेगा तो कैसे करोगे। ओके, तो याद रखना हम लोग तब ना रेट को यूज़ करते हैं हमेशा। ओके, तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखो इसमें हम लोग रेट को एज्यूम करेंगे, उसका फ्रैक्शन 5% रेट था और आप सभी को पता होगा 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। ओके, ये मैंने पहले फ्रैक्शन में लिख दिया। ओके, अभी हम लोग सोचेंगे कि कितने साल के लिए बोला था, 2 साल के लिए बोला था। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे फ्रैक्शन का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो ऊपर वैल्यू देखो 1 ही रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर है, लेकिन जो नीचे वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, मेरा 420 का स्क्वायर। ओके, और मैं क्या करूँगा, जो मेरा 2 साल के लिए डायग्राम है, अभी देखो 2 साल के लिए आपको ये तीसरे साल को भूल जाना है, तीसरे साल का कुछ मतलब ही नहीं, बिकॉज 2 ही साल के लिए पूछा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है फ्रैक्शन का पार्ट दैट इज़ न्यूमरेटर, वो हम लोग हमेशा लास्ट में लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट के बॉक्स में 1 लिखना है, और ये जो नीचे वाला वैल्यू है डिनोमिनेटर, ये हमेशा ये पहले वाले ऊपर वाले बॉक्स में लिखना है, सबसे टॉप वाले बॉक्स में। ये 2 वैल्यूज़ फिल कर लिए। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, रेट देखना है। 400 का अगर मैं 5% लूँगा तो कितना आएगा, 20। यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 आएगा। तो ये सारे बॉक्सेस फिल हो गए अपने। ओके, तो बस हम लोगों को ये 4 बॉक्स फिल करने हैं और इसके बाद बहुत आसान है। ठीक है, मैंने चारों बॉक्सेस फिल कर लिए हैं। और अब अभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ये देखो क्वेश्चन में आपको देखो डिफरेंस दिया हुआ है 100। और मुझे बताओ कि 2 साल का जब हम लोग निकालते हैं तो डिफरेंस क्या होता है, ये बॉक्स, एक ही बॉक्स दैट इज़ 1। तो इसका मतलब जो मेरा एजम्पशन है 1 यूनिट, उसका वैल्यू एक्चुअल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 100 रुपीज़। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 यूनिट 100 के बराबर है। और मुझे निकालना क्या है, प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल हम लोगों ने कितना एज्यूम किया है, 400। तो मुझे बताओ 400 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। अगर 1 यूनिट का 100 है तो 400 यूनिट का तो 40,000 होना चाहिए, 2 ज़ीरो और ऐड हो जाएंगे तो 40,000 आपका सिंपली आंसर हो जाएगा।
जो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन में है डी, है ना। तो 40,000 आप मार्क कर सकते हो, राइट। तो अभी आपको समझा होगा कि जो ट्री मेथड है उसको आपको यूज़ कैसे करना है। जब आपको प्रिंसिपल नहीं पता होता, रेट पता होता है, तो आपको रिवर्स डायरेक्शन से स्टार्ट करना है और जितने भी नंबर ऑफ़ ईयर्स दिए हैं उतने नंबर के लिए सॉल्व करना है। और अभी अगर आप सोचो कि आपको 3 साल दिए होते तो आप क्या करते, जो फ्रैक्शन होता आपका, लेट्स से कि 5% ही है और 1/20 ही फ्रैक्शन आया आपका, और लेकिन आपको 3 साल के लिए बोला, ओके। तो आप क्या करोगे, 3 साल के लिए मतलब 1/20 का आपको क्यूब करना पड़ेगा, राइट। तो 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, लेकिन 20 का क्यूब कितना होता है 8000। तो ये 1 आपका यहाँ पे आता इस लास्ट वाले बॉक्स में, और ये टॉप वाले बॉक्स में आप 8000 लिखते, और फिर आप 8000 का 1/20 1/20 1/20 इस तरीके से लिख के उसको सॉल्व करते हैं और बड़ी आसानी से वो सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो देखो आप पहली बार इसको पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आपको लगेगा ये टाइम कंज्यूमिंग है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरा मकसद यही था कि आपको जो अप्रोचेस हैं, अल्टरनेटिव अप्रोचेस अदर देन द फॉर्मूलाज, वो भी आपको बताऊं ताकि आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और भी इजी लगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों को ये जो क्वेश्चंस थे इतने ही डिस्कस करने थे। इसमें हम लोगों ने एक्चुअल क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं किए हैं, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, लेकिन एक वीडियो में और बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक से उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, और बिल्कुल उसी क्वेश्चंस के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे हैं अभी इस वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। बिकॉज अरिथमेटिक के जो भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क है, जैसे ये है एसआई एंड सीआई, उसके कॉन्सेप्ट तो हम लोग सीख लेते हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे करना है क्वेश्चन में, ये स्किल आपको डेवलप करना होता है एग्जाम्स के लिए, ओके। तो अभी आपने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया है, और हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से कैसे करना है, ओके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।